नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के मेगा प्लान को लेकर। दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अहम बैठक की थी सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ। और आपको बता दें, ये अब रेखा गुप्ता गृह मंत्री के साथ बैठक करने जा रही है। दिल्ली में किस तरीके से उसका एक एक आधुनिक शहर दिल्ली को विकसित किया जाए, दिल्ली को उस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से जो परिवहन व्यवस्था है उसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो इंक्रोचमेंट है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। आपको पता है कि रिंग रोड पे जब भी हम दिल्ली में चलते हैं किस तरीके से ट्रैफिक वहां पे देखने को मिलता है। तो क्या रिंग रोड पे ऊपर एक और फ्लाईओवर बनाने की जो है बात हो रही है मास्टर प्लान के तहत। किस तरीके की मॉडल जो है 2041 मास्टर प्लान के तहत दिल्ली के लिए तैयार होगा, कैसे दिल्ली एक आधुनिक शहर के तौर पर विकसित होगा, क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार है और एमसीडी पर भी बीजेपी का कब्जा है। तो इस तमाम परिस्थितियों को देखकर शायद बीजेपी के लिए इससे माकूल समय नहीं हो सकता कि दिल्ली का किस तरीके से विकास हो। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक रावत, जो कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की गतिविधियों पे बहुत पैनी उनकी नजर रहती है, और ललित राय, जो कि पूरी पर्सपेक्टिव बताएंगे किस तरीके से इस मास्टर प्लान में होगा क्या, किस तरीके से दिल्ली का सौंदर्यीकरण होगा। तो सबसे पहले अभिषेक, मुख्यमंत्री ने कल एक अहम बैठक की, अब वो गृह मंत्री से बैठक करेंगी। गृह मंत्री से बैठक करने का क्या मकसद है? पहले हम लोग 2021 मास्टर प्लान सुना करते थे, 2041 मास्टर प्लान में क्या चीजें होंगी, क्या आपको सुनने में मिल रहा? देखिए मनीष, 2041 जो मास्टर प्लान है उसका ड्राफ्ट डीडीए ने तैयार कर दिया था और 2023 में जो है इस पर चर्चा की गई थी। एलजी ने भी इस मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी, लेकिन जब तत्कालीन सरकार जो दिल्ली में थी आम आदमी पार्टी की, उसने कुछ एक मुद्दों पर अपना जो है एक ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से ये जो मास्टर प्लान है ये लागू नहीं हो पाया था। और इस मास्टर प्लान की अगर हम बात करेंगे तो इस मास्टर प्लान में फ्यूचर को देखते हुए और जो वर्तमान की स्थिति है उसको देखते हुए एक मसौदा तैयार किया गया है डीडीए की तरफ से। खास तौर पर जिस तरीके से आप देखेंगे, अब अगर दिल्ली की हम बात करें, आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो अगर आप पहले देखेंगे जो इंडिपेंडेंट हाउस होते थे, अब वो भी फ्लोर सिस्टम में बदल चुके हैं। तो जो हमारा, चाहे आप सैनिटेशन का देखें इंतजाम हो या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सब नाकाफी साबित होते हैं आज की परिस्थितियों में। ऊपर से झुग्गी क्लस्टर की बात करेंगे, वो भी अपने में एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली की राजनीति में। साथ ही साथ यमुना की जो स्थिति है वो चुनावी मुद्दा बन चुका है। यमुना की सफाई चुनावी मुद्दा रहती है और इस बार जो चुनाव हुआ उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। तो इस मास्टर प्लान में जो यमुना बेड है उस पे जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाने की बात है, उसको पुनर्विकसित करने की बात है। जो ग्रामीण हमारे इलाके हैं उनको कैसे उनकी लैंड को एक्वायर करके जो है वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जा सकता है, या फिर जो लैंड पूलिंग की पॉलिसी है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है। इन सारी चीजों को उसमें रखा गया है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने की अगर हम बात करते हैं तो आज की जो 3 इंजन या आप कह लें 4 इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी इसको कहती है, क्योंकि एलजी भी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। तो इस समय चौतरफा समर्थन है दिल्ली सरकार को और दिल्ली के लिए। तो शायद ये सबसे माकूल जो है समय है अगर मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए। लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम झेलनी होंगी वो अब आप देख सकते हैं कि जो अगर झुग्गी क्लस्टर को हटाने की जो बात चल रही है, आप ये देखें कि वो जितने अभी जो कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के आदेश के बाद हुई है और वही अपने में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और ऐसे में अगर सरकार अपनी तरफ से कोई इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो वो कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। हालांकि मास्टर प्लान में जो झुग्गी बस्ती है उनको हटाने की बात नहीं है, उनको पुनर्विकसित करने की है, उनको पुनर्स्थापित करने की है। यानी कि जहां पर अभी झुग्गियां हैं उनको किसी दूसरी जगह पे अच्छी सुविधाओं के साथ शिफ्ट किया जाए। लेकिन चुनावी वादा अब आ जाएगा इसमें कि जहां झुग्गी वहां मकान। तो कई तरीके के प्रैक्टिकल इश्यूज रेज होंगे इस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और रही बात गृह मंत्रालय के, तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, आप ये जानते हैं।
गृह मंत्रालय के अधीन ही काफी कुछ दिल्ली में होता है। डीडीए भी ऑटोनोमस बॉडी है जो गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है, और एमसीडी भी। तो इसलिए गृह मंत्रालय के साथ आज जो बैठक गृह मंत्री के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो उनके कैबिनेट के कुछ एक मंत्री होंगे वो शामिल होंगे इसमें। और मुझे लगता है चर्चा यही होगी कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये अगर समय आप देखेंगे, देखिए जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव से 1-1.5 साल पहले उसका माहौल बनाया जाता है। जनता के से जुड़ी हुई जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, उनको रिलैक्सेशन देती हैं। अभी दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में हाल फिलहाल अगले 2 साल तक कोई चुनाव नहीं है। 2027 में एमसीडी का चुनाव है। तो ये जो 1-1.5 साल है, अगर एंक्रोचमेंट हटाने की जैसे आपने बात करी या कुछ कड़े कदम उठाने की बात होती है तो इस 1-1.5 साल में वो कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि फिर चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जो स्ट्रिंजेंट एक्शन होते हैं वो नहीं लिए जा सकते हैं। तो अब देखना यही है कि गृह मंत्रालय में जो आज बैठक है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और क्या इम्प्लीमेंटेशन की तरफ रुख अपनाती है सरकार, ये अभी हमें वेट करना होगा। बिल्कुल उस बैठक पे नजर रहेगी। लेकिन ललित, आपके पास आना चाहेंगे, कल देखा हमने दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हुई, और जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, आप दिल्ली में दिल्ली दो तरह की दिल्ली है, बल्कि मैं तो कहूँ अगर ये 3 तरह की दिल्ली है। आप अगर संगम विहार चले जाए, वहां एक अलग आपको दिल्ली नजर आएगी। देवली गांव चले जाए, मदन गिर चले जाए, एक दिल्ली लुटियन जोन है जहाँ पे संसद, मंत्री, जज वहां रहते हैं, राष्ट्रपति भवन है, तमाम मंत्रालय है। और कुछ जो रिंग रोड के आसपास जो बसे हुए इलाके हैं उसको हम ले लें, रिंग रोड के अगर आप उस पार चले जाएं तो आपको लगेगा नहीं कि आप देश की राजधानी में आप रह रहे हैं, जो वहां पे कॉलोनियों की सड़कों का हाल है। तो आप जब मास्टर प्लान की बात करते हैं, आपको किस तरह का मास्टर प्लान में आप बातों को देखना चाहते हैं, और क्या सरकारें अभी तक असफल रही है दिल्ली में, दिल्ली को उस तरीके से एक देश के शहर के तौर पे, देश के राजधानी के तौर पे विकसित करने में जैसा उसको करना चाहिए था? क्योंकि जो लोगों को दिक्कतें आ रही है, कॉलोनियों में रहने वालों को, पानी का, बिजली का संकट, सड़कों का संकट, और जो ट्रैफिक जो है यहाँ पे स्थिति, किस तरीके की कल्पना आप करते हैं मास्टर प्लान 2041 में होना चाहिए? मनीष, आपने सही कहा कि दिल्ली जो है वो देश का दिल और विश्व स्तरीय राजधानी क्यों न बने, और दिल्ली जो है लुटियंस जोन, दिल्ली का हर इलाका लुटियन जोन की तरफ क्यों न दिखे। ऐसा क्यों हो सकता है कि एक तरफ सेंट्रल दिल्ली में जो है मतलब आप देखेंगे पेड़ों की संख्या, सड़कें बहुत अच्छी, उसके बाद आपको तुरंत बदलाव महसूस होता है। दिल्ली के हर किसी कोने से अगर सेंट्रल दिल्ली आप आए तो 10-15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको लगेगा कि एक दिल्ली ये है, और एक दिल्ली मदनगीर, देवली, उसके बाद जो है आप ट्रांस यमुना पार्क के इलाके हैं, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है। तो कहने का अर्थ है कि दिल्ली में ही दिल्ली के ही अलग अलग रंग हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, जहाँ की बसावट भी ठीक है, ठीक तरीके से उस पर ध्यान दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1475 स्क्वायर किलोमीटर करीब करीब अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 60-30 का रेशियो कर लीजिए, चाहे उसके बाद आप 45-50 का कर लीजिए, यही दिल्ली का फैलाव है। लंबाई करीब करीब 50 किलोमीटर, चौड़ाई 45 किलोमीटर। अब ये 1475 स्क्वायर किलोमीटर की दिल्ली में अलग अलग रंग और रूप जब नजर आते हैं, लक्ष्मी नगर की वो तंग गलियां, लक्ष्मी नगर में झूलते हुए तार, चाहे फिर उस चाहे कोटला मुबारकपुर में झूलते हुए तार, चाहे मदनगीर हो, चाहे आप कोई भी रिठाला हो, चाहे आपका द्वारका के पास जो है आप नसीरपुर हो गया, चाहे डाबड़ी हो गया, ये उत्तम नगर हो गया। तो मतलब ये सारे इलाके हैं जिसमें किसी को भी अगर दिल्ली कोई घूमने के लिए आए और उसको वो दिखाया जाए और साथ में सेंट्रल दिल्ली दिखाया जाए तो निश्चित तौर पे कहेगा कि भाई ये दिल्ली है या वो दिल्ली है। लेकिन हकीकत यही है कि दिल्ली जो मिक्स्ड अप है, और आप देखेंगे कि हर तरीके की इमारतें और कंस्ट्रक्शन और उसके बाद व्यवस्था आप देखते हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात है कि 1957 में दिल्ली डेवलपमेंट जो एक्ट के तहत पहला जो मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट करने का समय जो था वो 1962 था। 1962 के बाद सक्सेसिव तरीके से हर 20-20 साल पर कुछ उसमें परिवर्तन के साथ ये मास्टर प्लान जो है पेश किया जाता रहा। लेकिन 2023 में जब एमपीडी 2041 की बात हुई, मतलब मास्टर डेवलपमेंट प्लान के दिल्ली मास्टर प्लान 2041, जिसके तहत ये था कि दिल्ली को अब नए सिरे से सजाने संवारने की जरूरत है
और जो बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, जिसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम रीऑर्गेनाइज करना है। लेकिन आप देखेंगे कि डीडीए की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्राफ्ट की रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहमति, उसको मंजूरी नहीं मिली। और बाद में आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी भी जताई थी, जो है कि आखिरकार जो एमपीडी 2041 है उसको सहमति देने में क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, जिसमें आपने देखा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनकी मीटिंग होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह से, और एमपीडी 2041 पर चर्चा होने जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ नया कुछ देखने को मिले, सुनने को मिले, और सबको ये उम्मीद है कि दिल्ली को दिल्ली बनाया जाना जरूरी है। दिल्ली लुटियन जोन की तरह ही दिल्ली का हर इलाका नजर आए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें राजनीतिक कंपल्सन्स भी हैं। जब कुछ कड़े फैसले होते हैं किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, जो सत्तासीन होता है, तो तरह तरह के आरोप जो झेलने पड़ते हैं, जनता का विरोध भी झेलना पड़ता है। कुछ दल, राजनीतिक दल जो विपक्ष में होते हैं, वह कहते हैं कि सरकार जन विरोधी है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कहती है कि दिल्ली की सेहत को दुरुस्त करने के लिए, दिल्ली के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल मजबूत करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है, बल्कि मेजर ओवरहालिंग की जरूरत है। और जब मेजर ओवरहालिंग होती है तो तरह तरह की दिक्कतें और परेशानियां भी आती हैं। सियासी दल, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों पर वो उसे पीछे भी हटते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये एक जो मुलाकात होनी है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का गृह मंत्री अमित शाह, दोनों के बीच में जो मुलाकात होनी है वो काफी अहम है। जी मनीष। बिल्कुल, काफी अहम है। गृह मंत्री के साथ जब रेखा गुप्ता की मुलाकात होगी, और दिल्ली को लेकर काफी खास है। हर दिल्ली वासी के जीवन पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा। अभिषेक और ललित ने अपने उन बात कही कि किस तरीके से झूलते हुए जो तार कॉलोनियों में हम सब रहते हैं, और हम लोग देखते हैं दिन रात की किस तरीके की तारें जो है वो लोगों को परेशान करती है। और हाल फिलहाल में जो बिल्डिंग जिस तरीके से गिरी है, जिसमें कई लोग जो है हताहत हुए हैं, अभिषेक, ये सब कैसे दुरुस्त होगा? मास्टर प्लान में कैसे सुनिश्चित होगा कि बिल्डिंग बनती है, उसको बिल्डिंग कमजोर क्यों होती है, राजधानी के अनुकूल जो है क्यों नहीं, राजधानी को जिस तरीके से खूबसूरत होना चाहिए, यहाँ के लोगों को लगे हम दुनिया के कोई सरकार आती है वो पेरिस बनाने की बात करती है, कोई टोक्यो बनाने की बात करती है, लेकिन दिल्ली जो है वो दिल्ली दिनों दिन बदतर ही होते हुए हमने देखा है। तो ये कैसे बेहतर हो सकेगा, अभिषेक? देखिए मनीष, ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे दो मुद्दे हम एक साथ मिलाकर बात कर रहे हैं। जो अगर मकानों की जो निर्माण की क्वालिटी की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर वो मास्टर प्लान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हिस्सा करप्शन से जोड़कर आप देखें तो ज्यादा उचित रहेगा। क्योंकि जब भी कोई मकान बनता है तो वहां पे आप अमूमन ये शिकायतें देखते हैं कि दिल्ली पुलिस या फिर एमसीडी वाले आते हैं, अपनी कोई डिमांड रखते हैं, और फिर मनचाहा कंस्ट्रक्शन बिल्डर या फिर आम आदमी भी जो होता है वो करवा लेता है अपनी जेब के अनुसार। तो ये एक बड़ा कारण है जो मकान गिरने आदि की घटना का। रही बात, अगर हम बात करें मास्टर प्लान की, तो मास्टर प्लान में अगर हम ये बात करते हैं तो ये जो मास्टर प्लान 2041 बनाया गया है, इसमें इन सब बातों का भी ख्याल रखा गया है। और यही वजह है कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है या झुग्गी बस्तियां हैं, उनके पुनर्वास की जो बात इसमें लिखी गई है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि अभी की वर्तमान की अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 50 साल पहले का समय रहा होगा जब दिल्ली में कोई बड़े बदलाव किए गए होंगे सुधार के स्तर पर। तब से लेकर अब तक की जनसंख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है, और वाहनों की संख्या आप देखेंगे, सभी चीजों में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। और अब उसके हिसाब से सहूलियतें दिल्ली में काफी कम महसूस होती हैं। तो अब अगर 2041 जो मास्टर प्लान है इसको लागू किया जाता है, तब जाकर कुछ स्थिति जो है दिल्ली की वो बेहतर बन पाएगी। और हम अगर इस मास्टर प्लान की भी बात करें तो जो मोटे मोटा एक वो है इस मास्टर प्लान में जो योजना है सरकार की, वो ये है कि 5000 एकड़ में ग्रीनफील्ड कमर्शियल स्पेस विकसित किया जाए, और 1700 अनधिकृत कॉलोनी है उनको नया स्वरूप दिया जाए, जो मैं आपको बता रहा था। तो
अगर नए रूप की बात होती है तो जाहिर तौर पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर हथौड़ा चलना तय मानिए, और कुछ जो अनधिकृत झुग्गी बस्तियां भी हैं उनको भी किसी और जगह पर स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब जनता इस चीज को समझे, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज उसको भी करना होगा। जैसे अभी कल भी हम बात कर रहे थे झुग्गी बस्तियों को लेकर, झुग्गी बस्ती में जाहिर तौर पर जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं वो बसर करते हैं, और उनके लिए अगर दिल्ली के सेंट्रल इलाके से उनको अगर दिल्ली के एक कोने में ले जाकर पुनर्वास कर दिया जाए तो शायद उनके लिए ये एक सजा भी हो सकती है, क्योंकि इतनी कमाई नहीं है जितना उनका समय और जो आने जाने में किराया है वो लग जाएगा। लेकिन अगर आप फिर विकास की बात करेंगे तो विकास कहीं ना कहीं आपसे कुछ आहुति भी मांगता है, आपसे कुछ बलिदान भी मांगता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका मुझे लगता है कि चर्चा आज गृह मंत्रालय में भी होगी, और शायद यही सबसे बड़ा चर्चा का विषय भी है कि कैसे जो मौजूदा हालात हैं उसको बेहतर बनाया जाए बगैर किसी राजनीतिक मतलब लांछन से बचते हुए। क्योंकि आप देखेंगे अगर जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, चाहे कोई भी हो विपक्ष में, अभी हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो वो सीधे तौर पर जो भाजपा सरकार है दिल्ली में वो और केंद्र में दोनों को जो है कोसेंगे, और साथ में एमसीडी को भी। तो बीच का रास्ता कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है इस समय इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जी मनीष। बिल्कुल ललित आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा माइग्रेशन के साथ जो है लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं ललित, और रहने का जो पुनर्वास की बात अभिषेक ने की, वो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हम देखते हैं। एक बात थी कि दिल्ली में ऐसे घर बनाए जाए, डीडीए बनाए या सरकार बनाए जहाँ पे लोग जो बाहर से आ रहे हैं रोजगार की तलाश में या रोजगार के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए बेहतर रहने की व्यवस्था हो। मतलब केंद्र सरकार भी इसको लेकर कई बार अपनी तरफ से बातें कर चुकी है, हालांकि हमने अभी तक धरातल पर होते हुए उसको देखा नहीं। अगर उसकी इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपने डीडीए वाली बात कही। आप अभी देखेंगे डीडीए की योजनाएं जो जैसे पहले होता था, साल 2 साल में डीडीए फ्लैट बना के जो है ड्रॉ निकालता था, उस समय आवेदकों की भीड़ भी बहुत ज्यादा होती थी और खरीदार भी बहुत मिलते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल को आप अगर रीड करते हैं तो आप देखेंगे कि डीडीए का जो ड्रॉ है अब उसमें भी लोगों की दिलचस्पी कम हुई है और खरीदार भी डीडीए को नहीं मिल रहे हैं। उसके एक बड़ी वजह यह है कि अब जो जमीन है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर मौजूद जो इलाके हैं वहां मौजूद है, वहां पे डीडीए डेवलप तो कर रहा है, फ्लैट बनाए गए हैं काफी वहां पर मतलब जो रिहायशी कॉलोनी कह लीजिए या फिर जो डीडी के फ्लैट्स होते हैं वो सब बन के तैयार हैं, लेकिन वो बिक नहीं पाए हैं, या जो अलॉटमेंट हो भी गया है, जो लोग जिनको अलॉट हुआ है वो उसको रीसेल के लिए रख रहे हैं या फिर उन्होंने सस्ते मद्दे पे रेंट पे दे रखा है। उसकी वजह यही है कि वो जो मेन दिल्ली है उससे मतलब 25 से 30 किलोमीटर दूर उनको वहां जाना पड़ रहा है, वो अभी दिल्ली देहात के इलाके में आता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो ये मास्टर प्लान में भी है, यहाँ पर दिल्ली देहात को ही विकसित करने की पॉलिसी ज्यादा है। आप अगर इसमें ड्राफ्ट में देखेंगे तो मेन बात है जो वहां पर जो ग्रामीण लोग हैं, दिल्ली के जो ग्रामीण लोग हैं जो उस गांव के रहने वाले हैं, उनके लिए तो वो बेहतर हो सकता है, लेकिन मेन दिल्ली से लोगों को वहां पर बसाना वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। जैसे हम झुग्गी वालों की बात कर रहे हैं, वैसे ही जो कामकाजी लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि सेंट्रल दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके को छोड़कर 25-30 किलोमीटर दूर जाया जाए और वहां पर अपने आशियाना बनाया जाए। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ललित हमने देखा भी है नरेला में जो डीडीए की स्कीम जो निकलती है फ्लैट्स के लिए, और साल में पहले जहां डीडीए 1-2 सालों में स्कीम निकाला करता था हाउसिंग की, अब वो हर कुछ महीनों के बाद ही अंतराल पे निकालता है। डीडीए नरेला में फ्लैट बेचना चाहता है लेकिन लोग लगाते नहीं बोली, लोग अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि नरेला आना जाना यहाँ से चाहे भवाना आना जाना कितना मुश्किल है। और लोग जो है दिल्ली के दिल में यानी कनॉट प्लेस, चाहे अलग अलग जो सेंटर्स है कमर्शियल स्पेसेस, वहां पे नौकरी करते हैं लोग भी उसके आसपास ही रहना चाहते हैं। तो क्या मास्टर प्लान में इन तमाम बातों का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा
और खासतौर से दूसरे शहरों से जो दिल्ली में आने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं, वो एक बड़ा वर्ग है। उसके दिक्कतों को कैसे मास्टर प्लान में एड्रेस किया जाएगा? देखिए मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली में जो लोगों का आना है वो देश के सारे कोनों से है, हर तरफ से लोग आते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा है, हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा है, मतलब हर तरह की सुविधा जो है एज कम्पेयर टू जो बी मतलब टीयर 2 टीयर 3 की जो सिटीज हैं उनसे ज्यादा है। तो स्वाभाविक है कि जो लोगों का आना है आप उसको तो रोक नहीं पाएंगे, जो है वो चलता रहेगा। इसमें एक ऐतिहासिक संदर्भ को भी आप समझिए कि अंग्रेजों के समय जब दिल्ली, मतलब कॉलोनियल टाइम में जब दिल्ली को नए सिरे से बसाया जाना शुरू किया गया, जिसमें लुटियन जोन्स की एक परिकल्पना भी आई, तो लुटियन जोन को उनका मकसद ये था जो है कि वो मान के चलते थे कि ब्रिटिशर्स जो है इंडियन से अलग हैं, लिहाजा वो उसके हिसाब से काम करते थे और उन्होंने उसको जो है मतलब सेटअप भी किया, और बाद में दिल्ली का और जो इलाका था इग्नोर्ड रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब अंग्रेज इस देश से चले गए और उसके बाद राजनीतिक दल, अलग अलग राजनीतिक दलों का शासन जब हुआ, तो उन्होंने भी क्या है कि इस तरह की जरूरत या तो नहीं महसूस की, या उस समय की परिस्थिति इस तरह की थी कि वो शायद आगे नहीं बढ़ सकते थे। लिहाजा आप देखेंगे कि अनियंत्रित तरीके से ग्रोथ जो है वो होता गया। अब खास तौर से अगर आप पूर्वी दिल्ली की बात करिए, लक्ष्मी नगर के इलाके और लक्ष्मी नगर के बाद के इलाकों को भी अगर देखिए, जैसे जगतपुरी का इलाका हो गया, चाहे शाहदरा के बगल का विश्वास नगर का इलाका हो गया, ये सारे इलाके हैं जो कि आप देखें कि बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो बढ़ते गए, और उन बेतरतीब तरीके से जो क्लस्टर्स जो बढ़ते गए उनको रोका जा सकता था, लेकिन चाहे वजह जो भी रही हो, राजनीतिक वजह और उसके बाद वोट की फसल की वजह, ये तमाम सारी चीज, तो आपने देखा कि किस तरीके से ग्रोथ होता गया। मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक वाकया का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि पुरान मदनगीर की आपने जैसे बात की थी, मदनगीर में अगर दिल्ली के लोग अगर मदनगीर के इलाके में जाते होंगे, खानपुर के इलाके में जो पुष्प विहार और साकेत का इलाका है, देखा होगा कि मदनगीर मेन सड़क पर जो डीडीए ने फ्लैट्स बनाए थे, छोटे छोटे फ्लैट्स, और उसके बाद उसमें ये था कि जो लोग दिल्ली के पुराने किले में रहते थे और उसके बाद जब पुराने किले को जब सुरक्षा को लेकर के दिक्कत आई, तो उनको शिफ्ट किया गया मदनगीर के इलाके में और डीडीए ने फ्लैट्स बनाए 2 BHK के 1 BHK के। बाद में जो ओरिजिनल जो अलॉटी जो थे उन्होंने क्या किया कि सेल आउट किया, और सेल करने के बाद उसके पीछे जो जेजे कॉलोनी है, मदनगीर की जो जेजे कॉलोनी है वहां पे, और उसके बाद वहां पे 2.5 फ्लोर की बिल्डिंग, 3 फ्लोर की बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो व्यवहारिक ये समस्याएं थी, जो जिसको रोका भी जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वोट की फसल के लिए राजनीतिक दल, सियासी दल, चाहे जो कोई भी पार्टी सत्ता में रही, उस पर अटेंशन नहीं दिया, और आप देख रहे हैं कि आज वो मेस बन करके हम सबके सामने खड़ा है। इसीलिए जो मास्टर प्लान है आपकी दिल्ली मास्टर प्लान 2041, उसमें से ग्रीन और ब्लू फ्रंट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ग्रीन फ्रंट का मतलब है कि इस तरह की इमारतें बनाई जाए जो कि पर्यावरण के मतलब अनुकूल हों और लोगों की जरूरतों को जो सर्व कर सकें। और ग्रीन फ्रंट, ब्लू फ्रंट का मतलब है कि वाटर फ्रंट का निर्माण हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से वाटर क्राइसिस भी हर गर्मी के महीने में आप देखते ही देखते हैं कि लोग जो टैंकर्स के पीछे किस तरीके से भागते हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि आप देखेंगे कि डीडीए का जो हिसाब किताब बना, और डीडीए जो फ्लैट्स को बना रही थी चाहे आउटस्कर्ट पे, क्योंकि जमीनें आउटस्कर्ट पे अवेलेबल हैं, दिल्ली के अंदर जमीनें नहीं है, तो वो एक फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट है कि आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो आपको आउटस्कर्ट पे ही डेवलप करना है। सबसे बड़ी चीज थी कि डीडीए ने जिन सोसाइटीज को, फ्लैट्स को बनाया, उसकी क्वालिटी जो थी वो इतना ज्यादा डिग्रेडेड थी कि लोग जो है चाहकर भी उससे मतलब बेरुखी हो गई। मतलब डीडीए की जो सोसाइटीज है पड़ी हुई है, और लोग जो है क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज होने के नाते उसको खरीद के लिए रुचि नहीं दिखाए, इसीलिए आप पाएंगे कि तरह तरह की दिक्कतें मतलब सामने आई। तो कुल मिला करके ये है कि मास्टर प्लान दिल्ली जो 2041 का है, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लाया गया है, लेकिन सवाल वही है कि वो क्या केवल पेपर तक सीमित रह जाएगा या जमीन पर उतरेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई एक सरकार जो आज है वो 2041 तक इस मतलब दिल्ली पर जो रूल करे। 2030 में हो सकता है कि कोई और सरकार आ जाए, 2035 में कोई और आ जाए, तो क्या 19 तरीके से उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी, ये देखने वाली बात है। मतलब चुनौती बड़ी है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो नजर आती है कि शायद दिल्ली को सजे सवरे और विश्व स्तरीय राजधानी का जो सपना, चाहे दुनिया के दूसरे देशों के लोग, चाहे भारत के लोग जो देखते हैं और चाहते हैं, वो जमीन पर उतर के आए। बिल्कुल, हर कोई देखना चाहता है कि दिल्ली विश्व स्तर का शहर हो, पेरिस और टोक्यो से भी खूबसूरत दिखे। लेकिन ललित, अभिषेक आपके पास आना चाहेंगे। एक बात बताइए, जिस तरीके से डीडीए के भी जो फ्लैट्स हैं
जो हम देखते हैं मयूर विहार, चाहे कई दिल्ली के कई इलाकों में, वो अब बेहद जर्जर हालत में हो चुके हैं। और वो बहुत ज्यादा अब ऊंची इमारतें नहीं है, 2 तला या 3 तला फ्लैट है केवल। अब जबकि सब जगह यहाँ तक कि अब सांसदों का जो क्वार्टर है वो भी मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देशबंधु जो रूटीन जोन में बनाया जा रहा है, अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, सांसदों को उसमें अब रखा जाता है। तो क्या ये डीडीए के जो फ्लैट्स है जो मात्र 1 तला या 2 तला 3 तला है, उनको तोड़ के बना के वहां पे मल्टी स्टोरी का फ्लैट्स बनाने की योजना है? एक तो सवाल मेरा आपसे ये है। और दूसरा, दिल्ली में पिछले 30-35 साल में हमने देखा कि सीएनजी के आने के बाद किस तरीके से प्रदूषण पे कंट्रोल किया गया, मेट्रो का विस्तार हुआ। तो परिवहन व्यवस्था को लेकर और दिल्ली को ग्रीन बनाने को लेकर उसको लेकर क्या कल्पना की जा रही है मास्टर प्लान 2041 में? बिल्कुल मनीष, जो आपने कहा कि जो पुराने समय के जो डीडी फ्लैट्स बने हुए हैं वो हद से हद 3 या 4 मंजिल के थे। उसके बाद वहां पे रूफ फ्लैट भी जो है ऊपर वाले फ्लैट के ओनर के पास है। तो उसके लिए योजना, ये जो मैंने आपको बताया कि 1700 कॉलोनीज है जिसमें अनधिकृत कॉलोनीज भी हैं, ये योजनाएं हैं। लेकिन उसके लिए डीडीए को जो मेन ओनर हैं अभी इस समय पे, उन सब से एक पीपीपी मॉडल पे पार्टनरशिप करने की एक तैयारी है उसमें। हालांकि वो अभी जमीनी स्तर पर कब इम्प्लीमेंट होगी कब नहीं, क्या है, उसको लेकर अभी बहुत ज्यादा ठोस नहीं है। लेकिन उसमें यही है कि जो पुराने ओनर हैं उनके साथ एक पार्टनरशिप डील एक तय की जाएगी और उसके आधार पर फिर वो आगे उसको डेवलप करने की जो है मुहिम शुरू की जा सकती है। और जो उनकी हालत है, देखिए, जो बहुत ज्यादा जर्जर हालत में अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसको लेकर सभी जो डीडी फ्लैट्स हैं वहां पे अपनी आरडब्ल्यू है और वो मिलकर जो है उसमें कब क्या उसका मरम्मत का काम है वो सारा मिलजुल कर वो कराते हैं। कुछ एक फ्लैट्स की हालत खराब भी अगर है तो उसको फिर उन्होंने डीडीए से परमिशन लेके, एमसीडी से परमिशन लेके उसको रेनोवेट करवाया है। इस तरीके से आप यहाँ अगर आईपी एक्सटेंशन में जाएंगे, वो प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा डेवलप सोसाइटीज हैं जो मल्टी लेवल सोसाइटी हैं। लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे वो सोसाइटी भी कम से कम नहीं तो 35-40 साल पुरानी है दिल्ली में। और वहां पर भी कई सोसाइटीज में अब आरडब्ल्यू ने मिलकर जो है उनका जो रेनोवेशन है वो करवाया है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको कहीं ना कहीं उनमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि वहां पे सीवर सिस्टम की कमी है। वहां पर प्लान वे में गलियां नहीं है। आप देखेंगे कोई गली वहां पे आपको चौड़ी मिलती है, कोई गली बिल्कुल ऐसी है कि दोपहिया वाहन भी उससे गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसको। और ग्रीन उसकी बात आपने करी है, तो ये जो पुनर्वास किया जाएगा इन कॉलोनियों का, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे मल्टी लेवल फ्लैट्स इनको बना के दिए जाने हैं और वहीं पे ग्रीन एरिया भी डेवलप करना है उसको लेकर। और जो रोड को लेकर, तो जब सरकार नई नई बनी थी दिल्ली में भाजपा की, जो खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये कहा था कि उनकी सरकार का जो जब बजट हुआ था दिल्ली में अभी 2 महीने पहले लगभग, तो उसमें स्पष्ट तौर पर रेखा गुप्ता का यही कहना था कि उनका जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो हाईवे हैं उनको अच्छा किया जाएगा और जो रोड है उनको बेहतर किया जाएगा, जिससे कि जाम कम लगे और जाम से होने वाला जो प्रदूषण है वो भी अपने आप उस चीज को उससे खत्म किया जाएगा। तो ये सारी योजनाएं भी अभी हिस्सा है इस मास्टर प्लान 2041 का। बस देखना यही है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और जो उसको इम्प्लीमेंट करने की जो मंशा है वो किस तरीके से निभाई जाएगी, वो अभी गौर करने वाली बात। बिल्कुल मंशा देखना होगा और किस तरीके से प्लान आता है। आखिरी सवाल आपसे ललित, हम सब दिल्ली क्योंकि लेकिन सैटेलाइट टाउन्स में हम रहते हैं आसपास की, लेकिन दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको क्या अच्छा सुनने को मिलेगा जिससे उनके बच्चे का भविष्य हो दिल्ली में बहुत खूबसूरत और नजर आए और अच्छा उनको लगे कि वाकई में वो देश की राजधानी में रहते हैं, उनको ये महसूस हो। मनीष एकदम सही कहा कि सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार लुटियन दिल्ली जैसी दिल्ली सारी क्यों ना हो। आखिरकार लक्ष्मी नगर के जो झूलते हुए तार हैं वैसे क्यों दिखे, उसके बाद जो कोटला मुबारकपुर में झूलते हुए तंग गलियां हैं उस तरह का क्यों दिखे।
तो निश्चित तौर पे क्या है कि सबकी चाह तो यही है कि वो लुटियन दिल्ली की तरह दिखे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये विश्व स्तरीय राजधानी है। और विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का आप सपना देखते हैं और बात भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे क्या है कि अगर आप दिल्ली के सभी इलाकों को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो सवाल का जो है बनना, सवाल का पनपना, उठना लाजिमी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि राजनीतिक दलों को, चाहे वो कोई भी दल हो, स्वाभाविक तौर पर क्या है कि आप केवल नीति बना करके पेपर पे उसको, पेन और पेपर के जरिए केवल जब तक उसको जमीन पर आप उतारेंगे नहीं, तब तक बात बनने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि इन्हीं सब व्यवस्थाओं के बीच में परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो मास्टर प्लान दिल्ली 2041 है, जब वो अमल में लाया जाएगा, तो जिस मकसद के साथ लाया जाएगा कि दिल्ली स्वच्छ हो, वो पोल्यूशन फ्री हो, कंजेशन फ्री हो, उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जाम न लगे, दिल्ली यमुना का पानी स्वच्छ हो जाए, और उसके बाद हवा जो है साफ हो, किसी को मास्क लगा करके चलने की जरूरत न महसूस हो, तब कहीं जा करके होगा कि हाँ, निश्चित तौर पे हम विश्व स्तरीय जो राजधानी होती हैं उस राजधानी में हम रह रहे हैं। नहीं तो क्या है कि केवल बातें बातें बन करके रह जाएंगी, और फिर केवल ब्लेम गेम जो है वो चलता रहेगा। जी मनीष। बिल्कुल, ये केवल बातें बन के न रह जाए, बल्कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन तक ये बात भी पहुंचे। और क्योंकि हमारे सामने उदाहरण स्मार्ट सिटी का है, 100 स्मार्ट सिटी का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन उसको लेकर आज तक देश में तस्वीर नहीं साफ हो पाई कि वो 100 स्मार्ट शहर, क्योंकि पास में दिल्ली के गुरुग्राम है, और एक बारिश में गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में रहने वालों को कितनी मुश्किलों का सामना हाल के दिनों में करना पड़ा है, ये हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। तो देखना होगा कि मास्टर प्लान को लेकर कितना ईमानदार सरकार नजर आती है, परिवहन को लेकर, लोगों के रहन सहन को लेकर, यहाँ के प्रदूषण को लेकर, इन तमाम बातों का एड्रेस करना होगा। और जो भविष्य हमारी है उनका किस तरीके से उनके लिए रोजगार का एक बड़ा सेंटर दिल्ली विकसित हो उस तौर पर, और केवल लुटियन जोन में और सांसदों के लिए आलीशान कोठियां और हरियाली वाली जगह केवल उनके तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि इसका लाभ जनता को भी मिले, ये मास्टर प्लान में सुनिश्चित करना होगा। तो देखना होगा इसमें क्या क्या निकल कर आती है, लेकिन इन पे हमारी नजर रहेगी। तो अभिषेक और ललित, आज इस चर्चा में आपने जुड़े, और अभिषेक आपने विस्तार से मास्टर प्लान के बारे में हमें बताया, उसके ड्राफ्ट पेपर के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी तरीके से हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। दिल्ली के हर व्यक्ति से जुड़ा ये मसला है, दिल्ली का मास्टर प्लान उसके जीवन को, उसकी दिनचर्या को ये प्रभावित करता है, और हमारी नजर रहेगी जब भी कुछ इसमें निकल कर आएगा तो आप तक लेकर आएंगे अपने खबरों के जरिए। द फेडरल देश को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इससे जुड़ी अगर खबरें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देशदफेडरल.com पे जाकर आप खबरें विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो आज इस चर्चा को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ललित, और धन्यवाद अभिषेक आपका भी। थैंक यू मनीष।